आशादीप फाउंडेशन के निदेशक एच के चेट्टी साहब, अरे तुम सही है यहाँ पर उपस्थित मानवाधिकार संरक्षण की एनसीआर के हेड जौली जी, खन्ना जी, बिंदु राय जी, हमारी बेटी सिमरन ने अपने उद्गार, अपने विचार आप लोगों के बीच में व्यक्त किए और आशादीप फाउंडेशन के सभी कार्यकर्तागण, शिक्षिकाएं और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, संपादक, संवाददाता और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, मैं इस अवसर पर आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो देश के लिए ज्वलंत मुद्दा है, जो देश में चिंता का विषय है कि बच्चों के अधिकार, संरक्षण, प्रोटेक्शन उनका और पास्को एक्ट क्या है, वह उस पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई। आप लोगों ने प्रश्न भी पूछा और आदरणीय एच के चेट्टी साहब ने और हमारी बेटी सिमरन ने, जौली जी ने, सभी लोगों ने और गुलफाम जी ने आपका जवाब दिया। शायद आप लोग जवाब से संतुष्ट होंगे और आगे भी यह कार्यक्रम एच के चेट्टी साहब लगातार चलाते रहते हैं और लगातार यह समाज को, व्यक्ति को और देश को जागरूक करने में लगे हैं। ये बड़ा काम है। हम आपका जो परिवार है आशादीप फाउंडेशन, उसको भी नमन करता हूँ, उसका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में काफी कुछ चर्चा हुई है और मैंने भी सुना है, विस्तार से बात हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है और प्रथम पाठशाला में जो अपने बच्चों को सही दिशा दे देता है, सही विचार देता है, सही समाज में कैसे रहा जाएगा वो विचार देता है, तो बच्चे उस रास्ते पर स्वयं चलते रहते हैं और उनके अंदर जो विचार आप पैदा करते हैं, क्योंकि वो चेट्टी साहब ने कहा कि वो एक पौधा है और पौधा जितना ही उसे अच्छी खाद और जितना ही अच्छा पानी दिया जाता है, वो पौधा उतना ही विकसित होता है। उसी प्रकार बच्चे को जितना भी आप दिशा देंगे, उतना ही वह महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभाएगा। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो दादी और नानी बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी महापुरुषों की, जिन लोगों ने देश के अंदर, समाज के अंदर बड़ा काम किया है, उनका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता था और वही लोग देश के लिए मर मिटने का काम करते थे। मैं यहाँ भगत सिंह जी का उदाहरण देता हूँ। भगत सिंह का परिवार, उनके दादा और उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, लगातार लड़ते थे। तो भगत सिंह के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि जिन्होंने क्रांति की ज्वाला इस देश के अंदर पैदा की, वो चाहते तो अंग्रेजों से माफी मांग लेते और बच जाते, लेकिन उन्होंने, उनके अंदर जो जज्बात थे, उन्होंने ये सोचा और कहा कि मैं अगर फांसी पर लटक गया
तो इस देश के अंदर जो नौजवान है, युवा है, उसके अंदर क्रांति की ज्वाला अपने आप पैदा हो जाएगी और यह देश आजाद हो जाएगा। तो मैं इस बात को उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि यह परिवार है, परिवार को ही, माता पिता को बच्चों को सही दिशा देना है, सही गाइड करना। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी। बच्चा जो गरीबी में जी रहा है, अशिक्षा में जी रहा है, क्या समाज का दायित्व तो नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ समाज के कुछ ही लोग, आशादीप फाउंडेशन जैसे जो एनजीओ चलाने वाले लोग, वह लोग कुछ सोच रहे हैं। भारत सदियों से, हमारा देश, कहा करते हैं हमारे मनीषी और मंत्रदृष्टा कि यह देश देवभूमि है। हम भी मानते हैं कि जी देवभूमि है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार इस भारत देश के अंदर है। प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 180 देशों में 197 नंबर पर है, 157 नंबर है हमारा कुपोषण के अंदर। हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने बच्चों को न पूरा पौष्टिक आहार दे पा रहे हैं, न अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। ये राज्य का कर्तव्य है, ये स्टेट का कर्तव्य है। लोग कहते हैं कि शिक्षित होना, बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग तो आईएएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं, फिर संसाधनों की लूट यहाँ क्यों हो जा रही है? और मैं आप लोगों के बीच में भी यह कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु है यहाँ, देखिए आप लोगों की कलम भी बड़ी हुई है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि जो संपादक है, जो मालिक है इसका, वो बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी जैसा चाहता है वैसा लिखा जाता है। ऐसा क्या, जितना यहाँ अपराध हो रहा है पूरे देश के अंदर, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, उतना क्या यह इस देश के अंदर वो रजिस्टर्ड हो रहा है? क्या पत्र और पत्रिकाएं या यहाँ का सोच समाज है उस पर आवाज उठाता है? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ और आप भी इस बात को मानेंगे कि आधा भी नहीं लिखा जाता यहाँ, जितना भी किसी प्रकार का क्राइम है। या इसलिए क्रिमिनलाइजेशन यहाँ ज्यादा हो रहा है, शोषण बच्चों का इसलिए ज्यादा हो रहा है कि हम अन्याय को हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता, क्योंकि सरकारों का इस पर प्रभाव है। सरकारें चाहती है कि अगर ज्यादा यहाँ आपराधिक बातें लिखी गई तो हमारी बदनामी होगी और बवाल हो जाएगा, जनता वहां यहाँ पर आंदोलन करेगी, इसलिए दबाया जाता है, यहाँ छिपाया जाता है, बात को छिपाया जाता है। जितना ही बात को छिपाया जाएगा बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। और आशादीप फाउंडेशन तो कर ही रहा है, लेकिन आप लोगों को हमें यहाँ पर बुलाया है। मैं तो पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ कि कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं जो बच्चों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, और तरह तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं कि समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा हो समाज, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी, हम ही जागरूक कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत है, हम अशिक्षित ज्यादा हैं। और दूसरी बात और है, कानून की बताता हूँ, जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, जो क्राइम करता है, और प्लेटो और अरिस्टोटल एक विचारक हुआ है, उसने क्या कहा है, अरिस्टो ने कहा है कि जो धनवान लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो जंजीर को कानून की तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जो गरीब और कमजोर लोग हैं वो कानून के दायरे में उन्हें जंजीरें जकड़ लेती हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं यहाँ का। आप लोगों ने, सभी लोगों, निठारी कांड सुना होगा। निठारी कांड में बच्चों के साथ बलात्कार भी होता था, यौन शोषण होता था, और उनको मार भी दिया जाता था और नाले में फेंक दिया जाता था। उसके अंदर जो पंढेर था, जिसकी कोठी थी, जिसका वो मालिक था, वह तो निकल आता है, और जो कोली था वह जो है वो फंस जाता है, उसको फांसी की सजा होती। तो जो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी विविधता है,
और उस पर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जो क्योंकि हम लोग आज यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हम प्रबुद्ध नागरिक हैं, हम लोग बुद्धिजीवी में कहलाते हैं। हम लोगों का ज्यादा मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को सही दिशा दें, हम लोगों को समझाएं कि हमें बच्चों को कैसे रखना है। और जो देखिए जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे यहाँ संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। केवल यहाँ पर असमानता क्या है कि यहाँ वितरण व्यवस्था का दोष है। यहाँ सबसे वितरण में कमी हुई है। कुछ लोगों ने बहुत सी चीजों पर कब्जा कर लिया है और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि इस समाज के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। आज आप मामूली बात समझ रहे हैं कि कितनी असमानता है, आर्थिक असमानता। 1% लोगों के पास 75% रुपया पहुंच चुका है। वो 75 पैसा रुपया जो पहुंचा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ शहीद नगर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं और कबाड़ बीन रहे हैं और शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी कोरोना काल के अंदर जेटली जी ने बहुत सामान बांटा, 15-15, 20-20 किलो अनाज बांटा। हमने यहाँ देखा नहीं कि कोई पूंजीपति यहाँ सामान बांटता हुआ। वो बड़े जगह पर भेजते हैं, केयर फंड में देते हैं पैसा और उससे क्या करते हैं, क्योंकि इस देश को पता नहीं है। जो बड़े पूंजीपति पैसा वहां देते हैं वो बड़े ठेके लेते हैं। उनका काम केवल यह देखना है कि मेरा आर्थिक कैसे विकास हो। वो जो दान भी करते हैं, जो पैसा भी समाज के लिए जो देते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं उनका यह आर्थिक फायदा लेने के लिए करते हैं। और जो एनजीओ चलाते हैं, जो ये काम कर रहे हैं और जो आप और हम हैं, हम चाहते हैं, हमारे दिल में करुणा है, बुद्ध की दया है और उस दया और करुणा के कारण हम लोग कहीं से मांग जांच कर या कैसे भी इस काम को करते हैं, कहीं से भी सहायता प्राप्त करते हैं। तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि जो सरकार है हमारी, सरकार इन बच्चों को, जब फंडामेंटल राइट्स है हमारे यहाँ और फंडामेंटल राइट्स समता, समानता, न्याय और बंधुता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और सबकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि इन सारे जो फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन का जो अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, हमें ये सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं और उस अधिकारों का जो हनन करता है और उसके लिए हमें संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है, छठा अधिकार। क्योंकि 7 अधिकार थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स 7 दिए थे, उसमें संपत्ति के अधिकार को इन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया अमेंडमेंट करके। नहीं तो संपत्ति का अधिकार अगर होता तो इनकी जो 75% पहुंच गई है 1% क्या, वो शायद उसमें कुछ रोक लगती, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार के कारण, फंडामेंटल राइट्स में जो कानूनी अधिकार बना, उसके कारण इस समाज में बेईमानों की संख्या बढ़ गई। क्योंकि अगर किसी पर मुकदमा भी करते हैं, कानून का काम भी करते हैं, तो 20-20 साल मुकदमा चलता है। जो मुकदमा करने वाला है या तो वो मर जाता है और जो जिस पर पैसा होता है वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है और न्याय हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मित्रों, हमें पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी है और लिखना है अपनी कलम से कि ये बच्चे जो फूल हैं, जो पौधा है, उनका कैसे संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो और उनके साथ अन्याय न हो, उनका शोषण न हो, उनका किसी प्रकार का शोषण न हो। इसके लिए हमें जन जागरण करना, लोगों को समझाना है। आप लोग यहाँ पर आए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और लगातार समाज से और अपने से भी क्वेश्चन करिए कि हमें क्या करना है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि हमने 6 पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, जिसमें IAS और PCS से लेकर कोई भी गरीब से लेकर अमीर तक, अगर जो आता हो, चाहे 2000 की पुस्तक, चाहे कितने की भी है, वो पुस्तक प्राप्त होती है। उसमें आप पढ़िए, कंपटीशन की तैयारी करिए। उसमें CPMT, PMT की भी है, IAS, PCS की और जितनी भी पुस्तकें हैं। हाँ, उसमें पाखंड की एक पुस्तक नहीं मिलेगी। मैं अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंड
इसका बहुत बड़ा विरोध हूँ, क्योंकि इसी ने हमारे यहाँ गुलामी पैदा की। जितनी भी गुलामी है, जितनी हम लोग जो है गुलामी का जीवन जी रहे हैं, इस पाखंड के कारण, अंधविश्वास के कारण। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजों से एक बार पूछा, वहीं तमिलनाडु में, वहां पूछा अंग्रेजों से कि आप इस देश को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि यह देश मंत्र फूंकने वालों का देश है, यह देश ओझा और वो जो लौंग तोड़कर फूंकने वाले हैं, और बिच्छू का मंत्र और सांप का मंत्र झाड़ने वाले लोगों का देश है। अगर ये लोग जब सभ्य हो जाएंगे, ये सभ्य नहीं है, ये सभ्य हो जाएंगे तो हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। वो हमें ऐसा समझते थे, क्यों कि हम मेडिकल साइंस में इतने आगे हैं, इतने हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन हम समाज को अभी हर गांव में 2-4 ऐसे मिल जाएंगे जो लौंग से और राखी देकर, भभूत से और कहीं कुछ से लोगों का इलाज करना चाहते हैं। तो हम इतने अंधविश्वास में फंसे हुए, उस अंधविश्वास को हमें दूर करना पड़ेगा, तब भी बच्चों का प्रोटेक्शन होगा। नहीं तो यहाँ बच्चों को बलि दे देते हैं। आज भी अभी अखबार में उनको आप पढ़िए कि माता जी प्रसन्न हो जाएगी, देवी प्रसन्न हो जाएगी और बच्चे की बलि दे दो। कहाँ हम खड़े? हमने क्यों नहीं अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी? हमारे यहाँ स्वामी दयानंद जी जैसे लोग, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने बड़ा काम किया, यहाँ पर संतों महात्माओं ने बड़ा काम किया, लेकिन हम बच्चों की बलि। तो इन चीजों से निकलकर हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को संरक्षण देना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, और उन्हें अभी से अंधविश्वास में मत फंसाओ, अभी से पाखंड में न फंसाओ, उन्हें आधुनिक बात बताओ। मैं इन शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आशादीप परिवार का मैं आभारी हूँ जो हमें यहाँ बुलाकर हमें 2 बात करने का मौका देते हैं। जेटी साहब का, जेटी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कि आज का बच्चों को हमें एक सुरक्षित माहौल दे, एक अच्छा माहौल दे, ताकि वो बच्चा वहाँ पर पाले और एक बढ़िया इंसान बने है। और उसमें हम ना देखें कि बच्चे कौन सा मजहब का है, कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, और कौन सा एरिया का है, और कौन सा रंग का है, और रंग सभी ऊपर करके बच्चा बच्चा है। बच्चों का कोई भी धर्म नहीं होता है, जात नहीं होता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है वो धर्म में, जात में, रंग में बढ़ जाता है। एटलीस्ट बच्चों को 18 साल तक बिंदास जीने देना, उसको क्या परेशान है, खुशी से जीने दो, अच्छा से जीने दो। हाँ, 18 साल तो उसको जीने दो, 18 साल का बाद आप बांट दो, धर्म में बांटो, जात में बांटो, लेकिन 18 साल का बिंदास बच्चा दिए, वो लड़का हो लड़की हो। और अभी बहुत लोग आप लोग बताया कि अगर बच्चा गरीब है, माँ बाप, बच्चे तो गरीब नहीं होता है कभी भी, माँ बाप गरीब हो सकता है, लेकिन अगर माँ बाप गरीब है, नीडी है, तो माँ बाप बच्चों क्या कसूर किया है? बच्चों को क्यों उसका अधिकार को आप छीन रहे हो? उसका अधिकार उसको दिलाओ। अगर बच्चा गरीब है, सर्विस प्रोवाइडर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा स्टेट है, पूरा देश है, बच्चों के लिए काम करें और बच्चों के लिए अच्छा माहौल बने, ताकि आज का बच्चा कल का भविष्य नागरिक बन सके। सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कई दिल से। मेरा उम्मीद से बाहर है आप लोग आए, और जरूर आने वाले समय में हम मिलकर बच्चों के लिए और औरत के लिए, और खास करके जो जरूरतमंद लोगों के लिए हम लगातार काम करते रहे। और जो यूएनओ जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है 2016 से लेकर 2030 तक, उसको हमें पूरा करना है। उसमें बच्चों का भी अधिकार है, बच्चे जो भूखमरी है उसका भी अधिकार है, बच्चों का एजुकेशन का भी अधिकार है, उसको हमें दिलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में आप सब मिलकर अगर काम करें, जरूर कुछ ना कुछ हम बदलाव देश में ला सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.